नमस्कार साथियों, पर्यावरण की एक इंपॉर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आज की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आज आपकी ईवीएस कराई जाएगी, जिसमें यूपीटेट की जो आगामी एग्जाम आपकी जनवरी में होनी है, उस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का रहेगा ग्लोबल वार्मिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आपका जो ईवीएस का है, पर्यावरण का है, वो आपकी टीचर्स एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। आइए तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग को हम क्या कह सकते हैं? वैश्विक तापन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वैश्विक तापन। आपको याद रखना है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ये वैश्विक तापन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैश्विक तापन। इसका देखिए, हमारी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका मीन्स क्या है ग्लोबल वार्मिंग, यानी ये इस शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी का गर्म होना। अगर ग्लोबल वार्मिंग का मतलब समझेंगे तो पृथ्वी का गर्म होना। देखिए, वैसे पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी का टेम्परेचर अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, क्योंकि बहुत सारे देशों का टेम्परेचर एक सा नहीं रहता है। और पृथ्वी का टेम्परेचर कहीं पर मतलब कह सकता है लो टेम्परेचर है और कहीं पर हाई टेम्परेचर है। लेकिन क्या कह सकते हैं कि बहुत सारी जो कह सकते हैं कि हमारी दुनिया में बहुत सारा जो प्रदूषण बढ़ रहा है, खासकर आपका कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जो बात होती है, ग्रीन हाउस गैसों की बात होती है, उन गैसों के प्रभाव के कारण हमारी पृथ्वी का लगातार प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहने का मतलब औद्योगिकरण, एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जो कि पूरी दुनिया में चल रही है। हर देश अपने आप को विकसित देशों की श्रेणी में लाना चाहता है और वो अपने खुद के प्रोडक्टों को बनाना चाह रहा है, जिसकी वजह से उसे अपना इंडस्ट्री है अपनी, उसको विकसित कर रहा है। लेकिन इस इसे विकसित करने में सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग अपने बहुत सारे क्या कह सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों को बनाने के लिए हम ईंधन को जला रहे हैं। ईंधन मतलब पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और ये ईंधन आप जानते हो इंडस्ट्री के लिए तो यूज होता ही है। इसके अलावा और कहाँ यूज होता है? तो ये हमारा परिवहन कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में बसेस हैं, कार हैं, मोटर बाइक हैं, तरह तरह के वाहन हैं हमारी दुनिया में। उन सबको चलाने के लिए हमें ईंधन या फ्यूल की आवश्यकता होती है, और उनसे निकला हुआ धुआं हमारे वायुमंडल को लगातार कैसा कर रहा है? गंदा कर रहा है। और दूसरी बड़ी बात है कि वैसे देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए श्वसन क्रिया में यूज होता है, लेकिन हमारी धरती पर पेड़ पौधे तेजी से कैसे होते जा रहे हैं? धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो जो एब्जॉर्प्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी कैसा होता जा रहा है? तो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग का मीन्स क्या होता है? पृथ्वी का गर्म होना। अगर हमारी पृथ्वी लगातार इसी तरह से गर्म होती रही तो कुछ कुछ वर्षों में, कह सकते हैं निकट 100 वर्षों में, हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर 2 या 3% बढ़ेगा, जिससे हमारे दुनिया के बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, वो सारे पिघलेंगे और हमारी नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, और नदियों के साथ साथ हमारा समुद्रों का जलस्तर बढ़ेगा। तो एक बार क्या होगा कि समुद्रों के जलस्तर बढ़ने से हमारे कई सारे दुनिया के देश और शहर डूब सकते हैं आने वाले समय में, और हमारा क्रॉप पैटर्न हुआ, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी, बहुत सारी महामारी जैसे बीमारियों का भी जन्म होगा। तो आइए बात करते हैं इस पर, ग्लोबल वार्मिंग पर। तो ये क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हमारा वैश्विक तापन। अब देखिए, ये समस्या किसी एक शहर या देश की नहीं है, ये पूरी दुनिया के देशों की ये समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द है, ये किसने दिया था? ये एग्जाम में प्रश्न बनता है आपके, और खासकर यूपीटेट के लिए। ग्लोबल वार्मिंग शब्द किसने सर्वप्रथम दिया? ग्लोबल वार्मिंग शब्द, ये शब्द किसने दिया था? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग जो शब्द था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलेस ब्रोकर, वॉलेस ब्रोकर, नाम याद रखना। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने सर्वप्रथम हमें सर्वप्रथम कौन सा शब्द दिया? वॉलेस ब्रेकर ने हमें ग्लोबल वार्मिंग शब्द दिया। हमने ग्लोबल वार्मिंग मीन्स क्या होता है? पृथ्वी का गर्म होना। ठीक, तो पृथ्वी हमारी जो सामान्य टेम्परेचर हमारी पृथ्वी का है, वो सामान्य टेम्परेचर हमारी पृथ्वी का क्या है? हमारी जो पृथ्वी है उसका सामान्य टेम्परेचर क्या है? आपको याद रखना है, ये पृथ्वी का जो सामान्य ताप है, ये हमारे पृथ्वी का 15 डिग्री है। कितना है? 15 डिग्री। लेकिन अलग अलग जगहों पे टेम्परेचर क्या होता है? अधिक या कम हो सकता है। जैसे सबसे हॉटेस्ट जगह आपकी दुनिया में क्या है? तो आप यहाँ पर अगर बात करते हैं तो डेथ वैली, आपने नाम सुना होगा डेथ वैली का। और ये डेथ वैली कहाँ है? अमेरिका में। डेथ वैली, इसे क्या बोलते हैं? डेथ वैली।
तो डेथ वैली ये कहाँ पर है? ये लगभग 58 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का, कम से अधिकतम तापमान यहाँ पर है डेथ वैली अमेरिका का, आपको याद रखना है। और वैसे तो आप एक और जगह आप जानते हो, अल अजीजिया, ये एक देश है, अल अजीजिया, अजीजिया। तो ये जगह है, इसमें भी आपका कितना 57-58 डिग्री टेम्परेचर है, जो हाईएस्ट पृथ्वी का मतलब डिग्री टेम्परेचर माना जाता है। और सबसे कम टेम्परेचर की अगर बात करें तो सबसे कम टेम्परेचर पृथ्वी का कहाँ है? तो ये -90 डिग्री, आपको याद रखना है। ये हमारी वर्खोयानस्क जगह है, वर्खोयानस्क, वर्खोयानस्क ये जगह हमारी कहाँ पड़ती है? तो ये साइबेरिया रूस में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? साइबेरिया रूस में। आपको याद रखना है ये जगह हमारी साइबेरिया रूस में, और यहाँ का टेम्परेचर कितना है? -90 डिग्री, वर्खोयानस्क। और ये जगह कहाँ है? तो रूस में। आप जानते हो यहाँ पे पानी अगर उछालेंगे तो वो पानी किस रूप में गिरता है जमीन पर? बर्फ के रूप में जगह। ये दुनिया की सबसे ठंडी जगह, विश्व की सबसे ठंडी जगह, विश्व की सबसे ठंडी जगह, याद रखना। विश्व की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? हमें याद रखना है ठंडी जगह, ये हमारी कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है ये हमारी वर्खोयानस्क है जगह। कौन सी जगह? वर्खोयानस्क जगह है। और सबसे अधिक टेम्परेचर कहाँ पर है? तो डेथ वैली और अजीजिया, ये जगह कैसी है? तो ये आपकी कैसी जगह है? तो आपको याद रखना है ये हमारी गर्म जगह है। कैसी है? गर्म जगह। तो हमने यहाँ बात ये की कि जो हमारा वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग है, पृथ्वी हमारी किस वजह से गर्म हो रही है? तो इसमें आपको याद रखना है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा क्या है, हमारी पृथ्वी लगातार कैसी होती जा रही है? गर्म होती जा रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव आपने पढ़ा होगा, और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैसें होती हैं? तो ग्रीन हाउस वाली गैसें होती हैं, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस, पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो आपको याद रखना है ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा क्या है। ये हमारी इसकी बात करें तो जो आपके यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पर ये फसलें कैसे उगाते हैं? तो आइए थोड़ी इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि एक ग्लास हाउस बनाते हैं ये लोग, और ग्लास हाउस के अंदर बहुत सारे प्लांट को ये उगाते हैं। मतलब अगर गेहूं करना है इनको, क्योंकि गेहूं को चाहिए अधिक टेम्परेचर, ठीक। और इसके लिए क्या बनाते हैं? कांच का एक घर बनाते हैं, और कांच के घर में क्या है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में आप जानते हो सनलाइट कितने घंटे रहती है? सनलाइट यहाँ पर जो रहती है वो कितने घंटे तक रहती है आपको पता होना चाहिए। यहाँ की सनलाइट जो है लगभग 4-5 घंटे सूर्य निकलता है। तो इसके लिए क्या, कांच के घर बना देते हैं। कांच के घर जो बनाते हैं उसके अंदर पौधों को ये उगाते हैं, जैसे गेहूँ, अन्य दूसरी किस्में जो वहाँ पर नहीं होती हैं, क्योंकि इन किस्मों को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा घंटे का। तो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की किरणें इसके अंदर आ तो जाती हैं, लेकिन जब ये सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी या मतलब पृथ्वी से क्या होता है, ये अंतरिक्ष में मतलब ये प्रकाश लौटता है, कहने का मतलब। तो ये किरणें हमारी जब इस ग्लास हाउस के अंदर जब वापस होने के लिए जाती हैं तो ये पुनः कांच से टकराकर इनका रिफ्लेक्शन फिर नीचे की ओर, तो हमारा ये धीरे धीरे क्या होता है, ये ग्लास हाउस धीरे धीरे गर्म हो जाता है, और एक अधिकतम टेम्परेचर जो पौधे को चाहिए होता है वो टेम्परेचर उस पौधे को मिल जाता है। तो इन ठंडी जगहों पर, जैसे यूरोपियन कंट्री आपका कई सारे, मतलब यूरोपियन कंट्री, इटली आपका, फ्रांस हो गया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये बहुत सारे कंट्री हैं आपके। तो वहाँ पे खेती करने का जो तरीका है वो ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश की किरणें आ तो जाती हैं, लेकिन इस ग्लास की वजह से वो पुनः उस कमरे में पुनः लौट आती हैं। तो रिफ्लेक्शन जब लाइट का नीचे ही रह जाता है तो उस ग्लास हाउस का टेम्परेचर हाई हो जाता है, और काफ़ी समय तक वो हाई टेम्परेचर वहाँ बना रहता है। तो इस तरह से ये उन पौधों को उगा लेते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पौधे उगते हैं, ठीक। जैसे कि भारत में भी हम लोग गेहूं का उत्पादन, गेहूं को बोते किस में? सर्दियों में, लेकिन काटते क्या है? अप्रैल और मार्च, कह सकते हैं मार्च के अप्रैल के महीने में काटते हैं। तो देखिए ये ग्रीन हाउस, ठीक उसी तरह से कॉन्सेप्ट लागू होता है ग्रीन हाउस गैसों का। आइए आप इस बात को समझते हैं ग्रीन हाउस गैसें क्या है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण क्या है, ग्रीन हाउस गैसें मुख्य मतलब प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसें मुख्य प्रभाव छोड़ती हैं। आइए समझते हैं इसको। अब ये कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हमारी पृथ्वी को लगातार इफेक्ट डाल रही हैं? तो ग्रीन हाउस गैसों की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस
हमारी कैसी है, ये ग्रीन हाउस गैस है। कैसी है, ग्रीन हाउस गैस है, आपको याद रखना है। देखिए इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट, ये 60% है। ठीक, इसके बाद आपका मीथेन CH4, ठीक, इसके अलावा आपकी CFC ये आपका कितना है, तो ये अगर बात करें तो ये लगभग हमारा 20%, और CFC हमारा कितना 14%। और यहाँ पे N2O ये आपकी नाइट्रोस ऑक्साइड जो आपका है, ये लगभग ग्रीन हाउस जो प्रभाव में कितने परसेंट इसका योगदान है, तो ये हमारा 6%। कभी कभी ग्रीन हाउस गैसों का परसेंटेज पूछा जाता है, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 60% योगदान दे रही है किसमें, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और यहाँ पे अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन सेकेंड मतलब ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस प्रभाव को क्रिएट करने वाली गैस है, तो ये 20% इसका योगदान है। अब देखो ये लागू कैसे है, मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक, अर्थ पर क्या है कि अर्थ पर हम लोग फ्यूल वगैरह ईंधन जो जलाते हैं, लकड़ी ईंधन या आप पेट्रोल वगैरह जलाते हैं, तो आप जानते हो ये वायुमंडल है। वायुमंडल की आप जानते हो थर्मोस्फेयर लेयर, थर्मोस्फेयर में होता क्या है, थर्मोस्फेयर में जिसे हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फेयर जो परत है आपकी, इसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल में हमारे क्या है, मौसम संबंधित सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। तो क्षोभ मंडल में बादल बनते हैं, और बादल देखिए क्योंकि हम लोग बहुत सारी गैसें जलाने के बाद धुआं जो निकलता है वो आपके क्षोभ मंडल वाले भाग में जमा हो जाता है, और इसके क्या बन जाते हैं, घना आवरण बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर आती तो हैं, देखो, और पृथ्वी पर आने के बाद ये रिफ्लेक्ट जब होती है अंतरिक्ष के लिए, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका मीथेन का जो घना आवरण है, ठीक, आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का जो घना आवरण है, तो यहाँ पर पुनः ये जो प्रकाश सूर्य का है ये यहाँ से टकराकर पुनः फिर पृथ्वी की ओर लौट जाता है। इस तरह से पृथ्वी पर पूरा सूर्य का प्रकाश मतलब अवशोषित काफ़ी मात्रा में नीचे ही रह जाता है, हमारे क्षोभमंडल में ही रह जाता है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है पृथ्वी का धीरे से इंक्रीज हो जाता है। अगर हमारी जनसंख्या अधिक ना होती है, कह सकते हैं अगर हम अपनी औद्योगिक व्यवस्थाओं को अगर ज़्यादा हम बहुत सारी चीज़ें ना बना रहे होते हैं, तो हम फ्यूल को कम जलाते, यानी जलने वाली चीज़ें जो पेट्रोल है, डीजल है या अन्य दूसरी ईंधन वगैरह न जलाते, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर नहीं बढ़ता, या वनों की कटाई ना होती तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण क्षमता ज़्यादा होती, ये भी आपको पता है। तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अब जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से हमारी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। देखिए तो हमने ये बताया ग्रीन हाउस गैसें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सभी लोग जानते होंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारी है ये किन से निकलती है, तो आपको पता है ये हमारी घरों में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, फ्रिज प्रयोग करते हैं। फ्रिज में कौन सी गैस होती है, फ्रीऑन। और फ्रीऑन गैस में क्या मौजूद है, तो ये हमारा फ्रीऑन में हमारा क्या मौजूद है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC मौजूद है। क्या मौजूद है, CFC, याद रखिए CFC हमारा यहाँ पर मौजूद है, ठीक, CFC है। और साथ ही हम लोग AC प्रयोग करते हैं, AC से निकला हुआ धुआं, इसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक। AC के अलावा आपकी अगर बात करें फोम के अंदर CFC होता है, फोम के अंदर फोम हो गया। इसके अलावा हम लोग एरोसॉल यानी रॉकेट का धुआं होता है, रॉकेट ऊपर आसमान में उड़ता है तो उससे निकला हुआ धुआं क्या कहलाता है, एरोसॉल। एरोसॉल के अंदर क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सब हानिकारक गैसें हैं। इसमें भी एरोसॉल में भी क्या है, CFC है। तो CFC किसके लिए उत्तरदायी है, ग्रीन हाउस के रूप में है, जो पृथ्वी के ये बादल के रूप में बन जाती है, तो सूर्य के प्रकाश को ये क्लाउड के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CFC है, N2O है, ये गैसें किनको रोकती हैं, तो सूर्य के प्रकाश को आने तो देती हैं, लेकिन जब पृथ्वी से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है तो उसे बाहर नहीं जाने देती हैं। तो सूर्य का जो हमारा प्रकाश है, हमें याद रखना है, ये हमारी पृथ्वी पर आता है, ठीक। तो इसमें बहुत सारा प्रकाश हमारे अंतरिक्ष की ओर वापस चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी के पेड़ पौधों, जंतुओं या पृथ्वी के द्वारा पूर्ण अवशोषण नहीं होता है। तो यहाँ से प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा बनने की संभावना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन से उत्पन्न होता है, ये आप जान लीजिए, फ्रिज से फ्रीऑन गैस उत्पन्न होती है। रॉकेट से कौन सी गैस निकलती है,
एरोसॉल उसमें भी CFC होता है, फोम को जलाएंगे तब भी CFC होगा, एसी के अंदर भी कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, आपका CFC प्रयोग किया जाता है। तो CFC हो गया। N2O नाइट्रस ऑक्साइड आपका ये 6% उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सेकंड नंबर पर मीथेन, फिर आपका CFC और फिर आपका N2O। तो ये आपको यहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी। अब आइए समझ लेते हैं अगला इसी में। अब हमें ये जानना है हमारा जो कार्बन है उसका उत्सर्जन सर्वाधिक कौन सा देश करता है, कार्बन उत्सर्जक देश, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है कार्बन उत्सर्जक देश। कार्बन उत्सर्जक देश कौन कौन से, सर्वाधिक विश्व में कार्बन का उत्सर्जन कौन करता है, तो हमें ये याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए, चाइना जो है वो दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्पादन करता है या उत्सर्जन करता है वो 30% है। कितना है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक दुनिया में कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश, तो ये सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये हमारा चीन है, उत्सर्जक देश। तो सर्वाधिक उत्सर्जक देश हमारा कौन सा है, ये हमें याद रखना है। ये हमारा कौन सा है, तो हमें याद है ये हमारा चाइना है। चाइना के बाद USA का जो कार्बन उत्सर्जन स्तर है वो कितने परसेंट है, आपको याद रखना है 17%। कितना है? 17% है। UK की अगर बात करें तो ये 11% कार्बन उत्सर्जन करता है। और अगर इंडिया की बात करें तो ये चौथे नंबर पर कार्बन उत्सर्जन देश है, ये 7% दुनिया का कार्बन उत्सर्जन करता है। और अगर रूस की बात रूस की बात करें, रशिया की बात करें या रूस की बात करें, ये 5% दुनिया का कार्बन उत्सर्जन करता है। तो सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन वाले देश में पहली श्रेणी पर कौन है, आपका चाइना है, और इसके बाद USA का दूसरा नंबर है, UK का तीसरा नंबर, इंडिया का चौथा नंबर और रशिया का 5वां नंबर है। तो ये कार्बन उत्सर्जक देश हैं जो दुनिया में सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, ये हमें याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपसे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, कार्बन निगेटिव देश कौन सा है दुनिया का, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्बन निगेटिव देश, ऐसा कौन सा देश दुनिया का है जो कार्बन उत्सर्जन नहीं करता है, ऐसा कौन सा देश है, कार्बन निगेटिव देश कौन सा है, तो हमें याद रखना है कार्बन निगेटिव देश हमारा भूटान है। कौन सा देश है? भूटान। आप जानते हो भूटान का सबसे ज़्यादा वन आवरण कह सकते, वृक्षारोपण सर्वाधिक, कितने % सर्वाधिक है विश्व में, इसका वृक्षारोपण सर्वाधिक है। छोटा सा देश है तो ये कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता है। तो दुनिया का वो कौन सा देश है जो कार्बन उत्सर्जित नहीं करता है, वो हमारा भूटान है। फिर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एक और एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी आप याद कर लीजिए। दुनिया का कार्बन निगेटिव शहर, दुनिया का विश्व में कार्बन निगेटिव देश, ये क्वेश्चन था, आपको याद रखना। दुनिया में कार्बन निगेटिव शहर, कार्बन निगेटिव शहर कौन सा है? देखिए तो इसमें आपका कोपेनहेगन, कोपेनहेगन याद रखिए, कोपेनहेगन ये शहर है, कहाँ का है, तो ये डेनमार्क का। कोपेनहेगन कहाँ का है, तो डेनमार्क का है। और ये कैसा है, ये शहर दुनिया का कार्बन निगेटिव शहर है। वैसे कार्बन के उत्सर्जन के मामले में अगर और बात करें तो मसदर ये आपका शहर, ये भी है दुनिया का। ये कहाँ पर है कार्बन निगेटिव से सिटी आपकी है, ये दुबई में पड़ता है आपका, दुबई। और दुबई को हम क्या बोलते हैं, UAE, आपको याद होना चाहिए। ये भी कार्बन निगेटिव देश कहे जाते हैं या कार्बन निगेटिव शहर कहे जाते हैं। तो कोई यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी, कार्बन निगेटिव देश कौन से हैं। ग्रीन हाउस गैसें आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करती हैं। हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करती है। और दूसरा नंबर मीथेन का जो कि 20% है। CFC आपका 14% है। और वहाँ पर हमने बात की 6% हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है जो क्या उत्पन्न करता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है।
तो अगला प्रश्न हमारा बनता है, आइए अगले प्रश्न की बात करें। अब ये समस्या की बात करें, वर्तमान में कार्बन का उत्सर्जन क्या है। वर्तमान में दुनिया में कार्बन उत्सर्जन कितना हो रहा है। वर्तमान में कार्बन, हमारी पृथ्वी पर कार्बन का उत्सर्जन कितने पीपीएम हो रहा है। तो कार्बन उत्सर्जन अगर देखा जाए तो वर्तमान में 408 पीपीएम, कितना, 408 पीपीएम कार्बन उत्सर्जित किया जा रहा है। ठीक, ये याद रखना। अब आप जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कितना है, 0.3%। कार्बन CO2 गैस हमारी वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है, तो ये हमारी पाई जाती है कितने, 0.03%। कितनी पाई जाती है, और इसका मतलब होता है 300 पीपीएम। कितना होता है, अगर पीपीएम में बात करेंगे तो 0.03% का मतलब कितना होगा, ये हमारा होगा 300 पीपीएम। यानी 300 पीपीएम से आज हम लोग कार्बन के उस स्तर को कितना बढ़ा चुके हैं, 408 पीपीएम पर पहुंच चुके हैं। तो हमें ये याद रखना है कि 408 पीपीएम इस समय हो गया है। अब आप सोचिए 19, एक डेटा आपको हम बताते हैं। डेटा ये हमारा 1950 से एक संभावना वैज्ञानिकों ने जो प्रकट की है, अगर 21वीं सदी हमारी खत्म होगी, यानी 1950 से लेकर 2025 में तो हम लोग जी रहे हैं, और 1950 से लेकर 2100 ईस्वी तक अगर बात करें तो अगर दुनिया में कितने पीपीएम कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो होगा 650 पीपीएम से बढ़कर ये हमारा 950 पीपीएम तक पहुंच जाएगा। कहने का मतलब आने वाले दिनों में आप ये नहीं कह सकते कार्बन उत्सर्जन हमारी दुनिया कम कर पाएगी। आपको याद रखना है, ये अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर कार्बन पर रोक ना लगाई गई, तो हमारा ये जो कार्बन का पीपीएम है वो 900 कितना पहुंच जाएगा, 650 से 950 पीपीएम के आसपास पहुंच जाएगा। अब आप सोच लीजिए तब हमारी दुनिया किन खतरों से लैस होगी। तो खतरा अभी हम बताएंगे कितना बड़ा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। तो ये आंकड़ा आप समझ पाए हो, 650 से 950 पीपीएम तक बढ़कर ये निकट 100 सालों में ये बदलाव देखा जाएगा, लगभग इतने पीपीएम तक कार्बन का स्तर पहुंच जाएगा। तो समझिए कि दुनिया एक वायु प्रदूषण के कारण कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग उत्सर्जित करेंगे, मीथेन कितना उत्सर्जित करेंगे आने वाले दिनों में। अब आप देखिए, अगर बात करें विगत कुछ वर्षों में जो कार्बन, जो हमारा जो कह सकते हैं विगत कुछ वर्षों में जो हमारा टेम्परेचर पृथ्वी का जो सामान्य से कुछ बढ़ा है, वो कितना बढ़ा है। देखिए विगत कुछ वर्षों की अगर बात करें, जो सामान्य टेम्परेचर हमारा है पृथ्वी का, उसमें बढ़ोतरी देखी गई विगत कुछ वर्षों में। 0.8 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ा है, और इतने बदलाव के कारण बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं हमारी धरती पर। बात समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे आइस कैप लगातार कैसे हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, और कई सारे ग्लेशियर्स पिघल कर नदियों में जल स्तर को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अब आप देखो, अगर यही सब चलता रहा, कहने का मतलब इतने पीपीएम से इतने पीपीएम अगर हो गया, तो आने वाले दिनों में ये हमारा टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, 2 से 3 डिग्री। हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ेगा, लगभग 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा सामान्य टेम्परेचर से। यानी पृथ्वी का इतना टेम्परेचर अधिक इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये समस्या हमारे यहाँ दुनिया में हुई, तो आप समझ सकते हो कितनी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि अभी तक कितना बढ़ा है, 0.8 डिग्री। क्योंकि जो इंडस्ट्री है भाई, दुनिया में इंडस्ट्री है, मतलब औद्योगिक कारखाने हमारे लगातार बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में। तो इंडस्ट्रीज के कारण लगातार, और इसमें फ्यूल जलता है, इंडस्ट्रीज में जलता क्या है, फ्यूल जलता है, ईंधन। और ईंधन आप जानते हो, ईंधन हम लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारा क्या, हम लोग पेट्रोल भी यूज करते हैं, इसके अलावा हम लोग क्या, डीजल यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, डीजल यूज करते हैं। और साथ में दुनिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, लकड़ी को भी जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, और लकड़ी से निकला हुआ धुआं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, और सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल कहाँ प्रयोग हो रहा है, वाहनों में। क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा क्या चल रहे हैं, व्हीकल्स चल रहे हैं। और आप जानते हो व्हीकल, अब क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो व्हीकल्स की संख्या भी दुनिया में लाखों करोड़ों व्हीकल्स हैं पूरी दुनिया में। कई करोड़ व्हीकल्स हमारी दुनिया में रन ऑफ कर रहे हैं रोड पे, और उनमें पेट्रोल ही जलता है। वो धुआं कहाँ जाएगा भाई मेरे, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। मीथेन आप जानते हो, मीथेन के प्रॉपर्ली स्रोत क्या है। देखिए CH4 सर्वाधिक कहाँ से निकल रहा है, तो सर्वाधिक अगर बात करें तो सर्वाधिक मीथेन का अगर कहाँ से, यानी आप कह सकते हैं धान के खेतों में मीथेन का,
धान के खेतों में मीथेन निकलती है। अगर बात करें मीथेन के स्रोत क्या है, तो मीथेन हमारा कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो मीथेन जो गैस है हमारी, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस। ये भी प्रश्न याद रखना, बायोगैस किसे कहते हैं, यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बायोगैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन को कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मीथेन के स्रोत क्या है, दलदली भूमि। दलदली भूमि से भी मीथेन निकलती है। और काऊ डग आप बोलते हैं, जानवरों का, जो जानवरों का गोबर है उससे कौन सी गैस निकलती है, जानवरों के गोबर से निकलने वाली गैस। जानवरों के गोबर से कौन सी गैस निकलती है, आपको याद रखना है। यहाँ पर भी मीथेन का स्रोत मीथेन निकलता है। गोबर में क्या पाया जाता है, काऊ डंग में आपका मीथेन पाया जाता है। ये भी याद रखना, क्योंकि कई बार मीथेन पर क्वेश्चन बना है। तो मीथेन एक प्रकार की क्या, ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करने वाली गैस है, ये भी याद रखना है। अब आप देखिए, हमने ये बोला कि अगर इसी तरह से टेम्परेचर लगातार हमारी धरती का बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। तो दुनिया के कई सारे देश, आप अगर बात करें कई सारे देश की बात करें, आपका फिजी, फिजी ये देश है क्या, नौरू, ये कई सारे कोस्टल एरिया पर रहने वाले देश हैं। नौरू हो गया आपका, है ना, मालदीव हो गया, हमारे मालदीव देश है, ये भी डूब जाएगा। भारत का मुंबई डूब जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या डूब सकता है भविष्य में, आपको याद रखना है, मुंबई डूब जाएगा। आपका अगर बात करें लॉस एंजिल, जो कि अमेरिका का हॉलीवुड बोलते हैं, लॉस एंजिल, ये भी भाई बहुत अच्छी जगह है, ये भी आपकी कहाँ जलमग्न हो जाएगी। अगर बात करें आपकी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में कौन सा द्वीप, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया देश जो है कई सारे द्वीपों पर बसा हुआ देश है। ठीक, तो इंडोनेशिया के कई सारे, चूंकि इंडोनेशिया को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी इसे हम कह सकते हैं 14,000 द्वीपों पर बसा हुआ देश है। 14,000 द्वीपों पर बसा हुआ देश है, द्वीपों पर बसा हुआ देश है। इसमें आपका सुमात्रा, ये बड़े द्वीप हैं, सुमात्रा, बोर्नियो, ये भी आपका बड़ा देश, बड़ा मतलब बोर्नियो क्या है, बोर्नियो एक मतलब शहर द्वीप है कह सकते हैं, जिस पर इंडोनेशिया बसा हुआ है। सुमात्रा हो गया, बोर्नियो हो गया। ठीक, तो इसके 14,000 द्वीप हैं, समझ लीजिए इंडोनेशिया के कई सारे द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। धरती पर कह सकते हैं बहुत सारे कई सारे देश, और भी कई सारे कोस्टल, कई सारे यूरोपियन कंट्री जो पास में लगे हुए समुद्र हैं, तो बहुत सारे द्वीपों पर बसे हुए जो शहर उनके हैं, यूरोपीय देशों के क्या, द्वीप समूह, देशों के द्वीप समूह, ये कैसे हैं, तो ये डूबने की संभावना है, ज़्यादातर द्वीप डूबने की संभावना है ना। मालदीव हो गया, हमारा भारत का लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आपका डूब सकता है, लक्षद्वीप, और बंगाल और आपका अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, ये भी डूबने की संभावना कह सकते हैं, डूब सकते हैं कुछ एरिया। तो दुनिया में बहुत सारी ऐसे द्वीप समूह हैं या देश हैं, उनके कुछ भाग डूब सकते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे बहुत सारे। तो ये प्रभाव किसका है, ग्लोबल वार्मिंग का। ये अगर देखा जाए ये किसका प्रभाव है, तो ग्लोबल वार्मिंग का ये प्रभाव है बेटा। ग्लोबल वार्मिंग से हमारा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से जितने भी आइस कैप्स हैं, क्या 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 प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से अधिक टेम्परेचर बढ़ने से पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, हम केवल प्रभाव को समझ लें, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है। आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट बात, आइस कैप्स हम लोग बोलते हैं, जो हमारे जो आइस कैप्स मतलब पहाड़ पर्वत हैं, और माउंटेन पर जो बर्फ़ है, माउंटेन्स हैं, जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय क्या है, हिमालय माउंटेन्स है, और इस पर क्या जमी हुई, तो हिमालय पर बर्फ़ जमी हुई है बेटा। और ये बर्फ़ जमी होने के कारण क्या है कि ये जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बर्फ़ जो होगी वो मेल्ट होगी ना। तो ये सारे क्या है, जितने भी दुनिया में आपके ध्रुवीय पोलर एरियाज हैं, पोलर एरियाज आप जानते होंगे, आपका अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका हो गया, और आपने सुना होगा अंटार्कटिका के अलावा क्या, तो अंटार्कटिका के अलावा आपका आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर आपका ये वाला एरिया, ये एरिया कैसे हैं, ध्रुवीय बर्फों से ढके हुए हैं, और इनके बहुत सारे पर्वत पहाड़ जो बर्फों से बने हुए हैं, वो सारे मेल्ट होकर नदियों में प्रवाहित हो जाएंगे। और नदियों का जलस्तर जब बढ़ेगा तो कई सारे देशों में क्या होगी, बाढ़, फ्लड की स्थिति होगी, फ्लड होगा चारों तरफ। और जब फ्लड होगा तो आप जानते हो यहाँ पर कई सारे रोग, जैसे हैजा नामक बीमारी आप जानते हो, मलेरिया हो गया, हैजा हो गया,
ये कई सारी इस तरह की महामारी बीमारियां जो होंगी, मच्छर बढ़ेगा चारों तरफ, ठीक, तो फ्लड बढ़ेगी, कहीं कहीं सूखा, ड्रॉट ड्रॉट की कंडीशन होगी जहां बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि इनसे क्या होगा, क्लाइमेटिक जलवायु परिवर्तन होगा। क्या होगा? जलवायु परिवर्तन। और जब भी जलवायु परिवर्तन होता है, आप जानते हो, बड़ी घटनाएं होती हैं जलवायु परिवर्तन में, बड़ी घटनाएं होती हैं। जलवायु परिवर्तन की अगर बात करें, जलवायु परिवर्तन में क्या क्या देखने को मिल सकता है आपको? अधिक वर्षा देखने को मिल सकती है, कुछ जगहों पर क्या देखने को मिल सकती है? अधिक वर्षा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से क्या होगा, कहीं पर अधिक वर्षा होगी, या तूफान, आंधी, क्योंकि समुद्रों में आप जानते हो क्या आ सकता है, सुनामी आ सकती है, और सुनामी ये क्या उत्पन्न करेगी, कई सारे तूफानों को उत्पन्न करेगी, आंधियों को उत्पन्न करेगी। बात समझ रहे हो? ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग के हानियां हैं। क्या है? हानियां हैं। बात समझ रहे हो? अब ये सब जब चेंज होगा तो क्रॉप पैटर्न, अगर बात करें क्रॉप पैटर्न, मतलब फसलों का जो चक्र है वो प्रभावित होगा, क्योंकि सूखा कहीं होगी तो कहीं पर बाढ़ होगी, तो ये जो फसलों का क्रम है ये बदल जाएगा, पूरे पृथ्वी के फसलों का क्रम बदल जाएगा, फसलों का क्रम ये भी बदलेगा। बात समझो? तो ग्लोबल वार्मिंग के बड़े नुकसान क्या हो सकते हैं? एक सबसे बड़ी बात है, जैव विविधता की हानि होगी। किसकी हानि होगी? धरती पर बहुत सारी जैव विविधता जो होगी वो बाढ़ के कारण कैसी हो जाएगी, सुनामी के कारण कैसी हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जैव विविधता नष्ट हो जाएगी, बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु मारे जाएंगे इस व्यवस्था में। और आपका इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। भाई, ग्लोबल वार्मिंग से समुद्री जल स्तर बढ़ेगा, और समुद्री जल स्तर बढ़ेगा तो उससे हमारे देश में या अन्य देशों में सुनामी की समस्याएं उत्पन्न होंगी। ठीक, जैव विविधता नष्ट होगी, ये तो कन्फर्म है। साथ ही कई सारी महामारी बीमारियां भी उत्पन्न होंगी आने वाले दिनों में। फसलों का पैटर्न चेंज होगा, और दुनिया में कई सारे द्वीप समूह हमने बताए हैं, या कई सारे देश छोटे बड़े, वो भी प्रभावित होंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग एक मैसिव समस्या है, किसी एक देश की मतलब एक निश्चित समस्या नहीं है, ये मैसिव रूप है जो दुनिया के कई सारे देशों को प्रभावित करेगा। क्यों प्रभावित करने का मूल कारण है? क्योंकि हम लोग ग्रीन हाउस गैसों को लगातार उत्सर्जित कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैसों की कमी के लिए एक हमारे यहाँ सम्मेलन हुआ था, ठीक, जिसको बोलते हैं कियोटो प्रोटोकॉल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कियोटो प्रोटोकॉल ये क्या है दोस्तों? कियोटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था और ये किस बात को लेकर था? तो ये हुआ था, अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, और ये जापान में किया गया था। कहाँ? जापान के क्योटो शहर में ये करवाया गया था। और यहाँ पे मेजरली बात हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए बात हुई थी। तो दुनिया के वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को लेकर चिंता जताई थी, CO2 के उत्सर्जन में कमी को लेकर। क्योंकि ये बात इसलिए दुनिया के देशों से कहा गया, अगर हम इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लगातार करते रहे तो आने वाले दिनों में हम लोग कई सारी समस्याओं से ग्रसित होंगे, और कई सारी समस्याओं से पूरी दुनिया सामना कर रही होगी। इसलिए हमें लगातार अपने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना है। ये बात हमारी किस सम्मेलन में हुई थी? तो क्योटो सम्मेलन में हुई थी। ये सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? तो ये जापान में बुलाया गया था। आपको याद रखना, ये कहाँ बुलाया गया था? तो जापान में। और कब बुलाया गया था? तो आपको याद रखना है, ये हमारा 1997 में सम्मेलन बुलाया गया जापान के क्योटो शहर में। और यहाँ पर बात जो हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की बात कही गई थी। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से, जो कह सकते हैं, हमारे समुद्रों का जल स्तर अभी तक रिसेंटली कुछ वर्षों में कितना बढ़ा है? 0.33 सेंटीमीटर से 0.45 सेंटीमीटर, ये जो जल स्तर बढ़ा है, समुद्रों का जल स्तर कितने सेंटीमीटर बढ़ा है? तो ये हमें याद रखना है, ये हमारा बढ़ा है अभी तक। पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ने से समुद्रों का जल स्तर बढ़ा है कितना? 0.33 से 0.45 सेंटीमीटर। तो समुद्री जल स्तर की बात करें तो ये इतना बड़ा है। अगर आने वाले दिनों में 2-3 डिग्री अगर टेम्परेचर लगातार बढ़ा 21वीं सदी तक, तो कई सारे देश और द्वीप समूह पूर्णतः हमारी धरती पर कैसे हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। जैसे द्वारिकापुरी कभी हमारी
धरती पर थी लेकिन समुद्र में डूब चुकी है। इसके प्रमाण अभी वैज्ञानिकों ने साबित किए थे, ये बात हम बड़े अच्छे से परिचित होंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग या अन्य कोई समस्या उस समय रही होगी जो पूरी द्वारिका नगरी कृष्ण भगवान की जल में मग्न हो गई। और आप जानते हो, क्योंकि सोने से काफ़ी हद तक बनी थी आपकी द्वारिका नगरी, वो आज क्या है, समुद्र के अंदर है। तो हो सकता है उस समय कोई इस तरह की आपदा रही हो, लेकिन आज का मानव आप जानते हो कितना दुष्ट प्रवृत्ति का है। और ये मानव लगातार अपनी चीज़ों को बनाने के चक्कर में पूरी जैव विविधता जहाँ प्रभावित हो सकती है, यानी कह सकते हैं मानव जात भी इससे प्रभावित होगी। ऐसा नहीं है कि केवल जीव जंतु प्रभावित होंगे। अगर कोई ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या क्रिएट होती है ग्रीन हाउस गैसों की वजह से, तो हमारी दुनिया में आप मान लीजिए बहुत सारे देश और द्वीप समूह पूर्ण रूपेण से प्रभावित होंगे, और बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे भी हमारी धरती में कैसे हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और कई सारे मतलब मैसिव स्टेज पर क्या होगा, मानव जात भी प्रभावित होगी। तो बहुत हिस्सा हमारा आने वाले समय में डूब सकता है। तो हमें याद रखना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने का एक ही तरीका है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को सभी दुनिया के देशों को कम करने की आवश्यकता है। तो अगर पूरी दुनिया ये काम करेगी और हर देश ये चाहेगा कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड स्तर कम हो, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम लोग, देखा जाए तो हम लोग बहुत सारी इंडस्ट्री जो बना रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कहीं ना कहीं हम कम करने का प्रयास करें। और साथ ही हमारे जो कह सकते हैं जो वनों का स्तर है, जंगल हैं, वो ज़्यादा होने चाहिए। अगर ज़्यादा जंगल होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक कोई प्रदूषक गैस नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में ये उत्पन्न होती है वायुमंडल में तो ये खतरा है। वैसे हमारे लिए पेड़ पौधों की श्वसन में प्रयोग होने वाली एक प्रकार की गैस है। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या समझा है, हम लोगों ने समझा ग्लोबल वार्मिंग। आइए एक बार थोड़ा सा हम लोग रिव्यू मारते हैं, देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। देखिए ग्लोबल वार्मिंग मीन्स हमने क्या बताया था, पृथ्वी का गर्म होना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वैश्विक तापन बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर था, ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा है, आपको याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा टर्म है, ये सर्वप्रथम किसने दिया था, तो बालेस ब्रोकर ने दिया था। आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए प्रश्न है। ग्रीन हाउस गैसें इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की हमने बात की कि जो ग्लास हाउस हम लोग बनाते हैं उसमें सूर्य का प्रकाश आ तो जाता है लेकिन अंतरिक्ष में लौट नहीं पाता, इसलिए हमारा ग्लास हाउस पूरा गर्म हो जाता है और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को हम लोग उगाते हैं। उसी तरह की कंडीशन हमारी वायुमंडल में बनती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पेट्रोल डीजल के या अन्य ईंधन के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो वो बादल के रूप में ऊपर आपके क्षोभ मंडल में पहुंच जाएगा, और फिर क्या होगा कि सूर्य के प्रकाश की किरणें आ तो जाएंगी लेकिन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो हमारे अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो हमारी पृथ्वी धीरे से कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अगर यहाँ पर भी एक दो प्रश्न है, डेथ वैली हमारा गर्म स्थान है दुनिया का, ठीक, लेकिन अल जिहा जो है ये जगह, ये भी लगभग 57-58 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर रहता है दुनिया की, ये सबसे गर्म जगह मानी जाती है। दूसरा नंबर डेथ वैली की अगर मान लें, सबसे ठंडा दुनिया का देश क्या है आपका, वर्खोयानस्क है। और पृथ्वी का एक सामान्य टेम्परेचर कितने डिग्री है, आपको याद रखना है, ये 15 डिग्री के आसपास रहता है। विश्व की सबसे ठंडी जगह -90 डिग्री है वर्खोयानस्क, साइबेरिया रूस, विश्व की सबसे ठंडी जगह। तो ये सारी हमने इस बात की थी। अगला हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस गैसें हमारी कौन कौन सी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 60% सर्वाधिक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। मीथेन ग्रीनहाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी 20% है। CFC हमारा 14% है, ठीक। N2O आपका 6% है, ये याद रखना है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो कहाँ से निकलती है, फिश से निकलती है, जिसमें किस रूप में निकलती है, तो फ्रेयान के रूप में। AC से निकलती है ये CFC, आपके फोम में भी मौजूद है, रॉकेट के एरोसॉल में भी CFC मौजूद होता है। ये कार्बन के एक अणु कार्बन क्लोरीन का एक अणु ओजोन की परत को भी तोड़ता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। कार्बन उत्सर्जक देशों की बात की तो सर्वाधिक दुनिया में कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है, चाइना है। दूसरी दुनिया का देश कौन सा है, USA 17% उत्सर्जन करता है। UK हमारा 11%, भारत हमारा 7% करता है, रूस 5%। दुनिया का कार्बन निगेटिव देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है भूटान। कार्बन निगेटिव सिटी की बात करें तो कोपेनहेगन डेनमार्क ये दुनिया का सबसे कार्बन निगेटिव सिटी है। मस्दर भी रह चुकी है, दुबई का ये क्षेत्र है। अगला प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, वर्तमान में कार्बन का उत्सर्जन कितना है, 408 ppm है, जबकि कितना वैसे होता कितना है, 300 ppm के आसपास होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है, 0.03%, ये लगभग 300 ppm माना जाता है, ठीक। हमारी दुनिया में जो हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, उससे ईंधन वगैरह पेट्रोल डीजल ये सारी प्रयोग करते हैं हम लोग, उनसे निकला हुआ धुआं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को बढ़ा रहा है।
अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो 1950 से 21वीं सदी तक ये हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगा वो कितना पड़ जाएगा, 650 से 950 ppm पहुंच जाएगा। और यहाँ जो टेम्परेचर क्रिएट होगा 2 से 3 डिग्री अधिक, दुनिया का जो सामान्य टेम्परेचर है धरती का वो 2 से 3 डिग्री अधिक हो जाएगा। विगत कुछ वर्षों में जो टेम्परेचर बढ़ा है 0.8 डिग्री यानी 1 डिग्री के आसपास लगभग। तो और CH4 के हमने क्या बताया, कहाँ कहाँ CH4 पाई जाती है, तो ये बायोगैस है हमारी, ये धान के खेतों में, दलदल में पाई जाती है, दलदली भूमि में, और जानवरों के गोबर में पाई जाती है। व्हीकल आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मुख्य स्रोत हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन कौन से देश प्रभावित होंगे। फिजी है, नॉर्वे, मालदीव है, ठीक, मुंबई, लॉस एंजिल, ये सारे बहुत सारे देश और जगह हैं जो हमारी आने वाले दिनों में डूब सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की हमने बात की। ग्लोबल वार्मिंग से हम क्या है, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, कई सारी नई बीमारियां होंगी, जैव विविधता नष्ट होगी, यही सारी हमने बातें आपको बताई हैं। कई सारे जीव जंतु भी प्रभावित होंगे। और अगर इसी तरह से एक प्रोटोकॉल हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल हमारा कहाँ हुआ था, जापान में, कब हुआ था, 1997 में, ठीक। क्रॉप पैटर्न चेंज होगा, ये बात की थी, ठीक। समुद्री जलस्तर की वजह से कितना समुद्री जलस्तर बढ़ेगा, लगभग बढ़ा है अब तक 0.33 से 0.45। तो इस तरह से हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो ग्लोबल वार्मिंग से बन सकते हैं उनको कवर किया दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। हमारे लर्निंग विल चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों, और आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट आने वाले समय में और प्रोवाइड किया जाएगा। यूपी टेट से रिलेटेड सारी क्लासें आपको विधिवत मिलेंगी। हमारे चैनल पर सभी दोस्त बने रहिए। जय हिंद,